गुड आफ्टरनून बच्चों। तो टुडे आई विल स्टार्ट सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर को आपने पढ़ा होगा। लास्ट लेक्चर में साइटोकाइनेसिस कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट और एनिमल सेल में, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। सही है। आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस का क्या इम्पोर्टेंस है, माइटोसिस क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस यानी पहले माइटोसिस सिग्निफिकेंस से पहले माइटोसिस किसके अंदर होता है बता रखा है मैंने आपको। एक बार दोबारा से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। जो माइटोसिस है बेसिकली ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होता है, डिप्लॉइड सेल्स में होता है, डिप्लॉइड सेल्स इन एनिमल सेल। जितने भी एनिमल है उनके अंदर डिप्लॉइड सेल में होता है, और ये सम हैप्लॉइड सेल में भी होता है, कुछ हैप्लॉइड सेल में भी होता है, जैसे कि इन लोअर प्लांट्स। जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होता है, एंड सम सोशल इंसेक्ट। जो सोशल इंसेक्ट होते हैं जैसे कि हनी बी, लाइट हनी बी, और लोअर प्लांट्स में एल्गी, इनके अंदर भी माइटोसिस होता है। यानी माइटोसिस जो है एनिमल के अंदर तो होता है, ये डिप्लॉइड सेल के अंदर फॉर ग्रोथ के लिए। हैप्लॉइड सेल्स जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी माइटोसिस होता है, यानी जितने भी सोशल इंसेक्ट होते हैं लाइक हनी बी, उनके अंदर माइटोसिस होता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ क्लियर हो रही है बच्चों। माइटोसिस यानी हम सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, यानी डिप्लॉइड सेल हम सब के अंदर दो जोड़े होते हैं ना, एक जोड़ा होता है ना क्रोमोसोम का, यानी टू सेट, आप बोल सकते हैं टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी एक जोड़ा है। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे लोअर प्लांट यानी एल्गी, उनके अंदर एक ही जो क्रोमोसोम होता है वन सेट, तो वो हैप्लॉइड हो रहे हैं। और हनी बी, लाइक हनी बी में कौन सा हो गया, इसको हम लिखते हैं मेल हनी बी, मेल हनी बी के अंदर होता है, ये चीज़ होती है इसके अंदर। नाउ अब ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। अब इम्पोर्टेंस क्या है माइटोसिस का, ये चीज़ समझते हैं हम। इम्पोर्टेंस क्या है माइटोसिस का, सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, माइटोसिस क्यों ज़रूरी है, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्यों ज़रूरी है, यानी माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। आखिर माइटोसिस क्या है, हमें पता लग गया एक सेल डिवाइड हो रही दो सेल में, पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ के लिए। यदि माइटोसिस नहीं होता तो ग्रोथ नहीं होती, तो माइटोसिस इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ग्रोथ के लिए। यानी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हो रही है किससे हो रही है, माइटोसिस से हो रही है। दूसरा, ये मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है ये, सेल के साइज को एंड क्रोमोसोम नंबर। पेरेंट्स में वही क्रोमोसोम नंबर, उसकी नई प्रोजेनी आ रही है उसके अंदर भी एक क्रोमोसोम नंबर, पर कैसे, ड्यू टू माइटोसिस, तो मेंटेन कर रहा है ये। थर्ड, रिपेयर, ये रिपेयर करता है सेल को, सेल रिपेयर करता है ये, यानी कोई सेल डैमेज हो जाती है या उसको रिप्लेस करना है तो ये रिपेयर करेगा। और फोर्थ, ये कुछ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, खासतौर इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, अमीबा, बैक्टीरिया तो नहीं आएगा, खासतौर अमीबा जैसे कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो गए, वो जो होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो ये चीज़ है, यानी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है बाइनरी फ्यूजन, ये तरह से डिवीजन ही सेल डिवीजन, ये रिप्रोड्यूस करे थ्रू माइटोसिस के थ्रू। आप ईस्ट ले लो, हाइड्रा ले लो, ईस्ट ले लो, बेसिकली उसके अंदर रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, इसके थ्रू हो रहा है ना। तो इस सब चीज़ों में माइटोसिस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और
ग्रोथ क्यों इम्पोर्टेंट, अब ग्रोथ कैसे होती है हम सभी जानते हैं, हम सबकी लाइफ स्टार्ट हुई है जाइगोट से। अब जाइगोट क्या करेगा, एक सेल है ना वो डिवाइड करेगा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल बनाएगा। तो कैसे बना रहा है, थ्रू माइटोसिस। अब वो सेल क्या बनाएगी, टिश्यू, टिश्यू बनाएगा ऑर्गन, इस तरह ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो माइटोसिस का पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। आप ग्रोथ के लिए कैसे बताएंगे, ग्रोथ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखो। हम जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब कैसे, माइटोसिस इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हम जानते हैं जैसे जाइगोट है, जाइगोट जो होता है वो जब माइटोसिस में जाएगा तो क्या बनाएगा, होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जिससे बनेगा न्यू इंडिविजुअल। तो आप देख सकते हो जाइगोट जो है डिवाइड हो रहा है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल में थ्रू माइटोसिस, और जिससे क्या बन गई, होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे जाइगोट था तो इस जाइगोट ने क्या बनाया, पहले 2 सेल, देन 4 सेल, इसी तरह ये ग्रुप ऑफ सेल बन गया। इस तरह ग्रुप सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू बना, देन ऑर्गन, ऑर्गन से ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इस तरह क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। जो ये एक तरह से हम कह सकते हैं माइटोसिस इम्पोर्टेंट है फॉर ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ किससे हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है माइटोसिस से। यानी जो नए ऑर्गेनिज्म जो है वो यदि हमें बढ़ना है, जैसे छोटे न्यू बॉर्न होते हैं आदि, उनका साइज उनका मास बढ़ता है, साइज बढ़ता है, पर कैसे, क्योंकि सेल बार बार ऐड होती जाती है ना। तो यानी सेल बार बार ऐड कैसे होती है, ड्यू टू माइटोसिस। यानी जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ कैसी होती है, उनकी ग्रोथ होती है माइटोसिस से। क्लियर है। तो माइटोसिस किस लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ग्रोथ के लिए। फर्स्ट पॉइंट था हमारा ये। नाउ दूसरा पॉइंट, ये मेंटेन करता है सेल साइज को, पर कैसे। माइटोसिस जो है ये मेंटेन करता है सेल साइज को। कैसे, देखो ये सेल थी, अब ये न्यूक्लियस था। जैसे ये सेल बड़ी हो रही तो इसका न्यूक्लियस क्या इस सेल को कंट्रोल कर पा रहा है। सेल छोटी थी तो न्यूक्लियस कंट्रोल कर पा रहा, जैसे सेल बड़ी हो रही तो इसे डिवाइड होना पड़ा। क्या होना पड़ा, डिवाइड होना पड़ा। आप देख सकते हो डिवाइड हो रही है। तो यानी जब हम कह सकते हैं न्यूक्लियस ये रहा और ये साइटोप्लाज्म, जब सेल ग्रो करेगी, मतलब जब सेल ग्रो करेगी तो क्या होगा, जब सेल ग्रो करेगी तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके वजह से टू मेंटेन साइज मेंटेन करने के लिए, साइज रिस्टोर करने के लिए क्या करेगी, सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। सेल को क्या करना पड़ेगा, टू डिवाइड। क्लियर है चीज़। ये क्या होता है, जब सेल साइज मेंटेन कैसे होता है, जब सेल का साइज, यदि सबसे सेल छोटी थी तो न्यूक्लियस, ये सेल है, सेल छोटी है तो न्यूक्लियस आराम से कंट्रोल कर पा रहा है। जैसे सेल बढ़ गई तो क्या हो गया, न्यूक्लियस इतना छोटा है और साइटोप्लाज्म इतना बड़ा है, कंट्रोल कर पा रहा है। ये बाहर तो देख ही नहीं दोबारा कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा। ऐसे में न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो सेल के साइज को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन
सेल साइज मेंटेन करने के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ा, तो सेल डिवाइड हो गई। तो ये रीज़न होता है, ये मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर। कैसे? ये मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर इन सेल। जैसे मान लो ये सेल के अंदर क्रोमोसोम 2 है, ये सेल बड़ी, 2 क्रोमोसोम थे। अब क्या होगा, इसके अंदर भी 2 आए, इसके अंदर भी 2 आए, यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इन पेरेंट सेल के अंदर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल, दोनों में क्या है, यानी पेरेंट्स में और डॉटर में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, सेम है, इक्वल है। आप देख सकते हो जितने क्रोमोसोम पेरेंट्स के अंदर थे और वैसे ही इस डॉटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ है। जो कॉपी बनी है बेसिकली, यहाँ पे डबल कॉपी बनी है, जो इसको भी इक्वल मिली, इसको भी इक्वल मिली। क्लियर है चीज़? तो यानी मेंटेन कर रहा है क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल। जितना क्रोमोसोम पेरेंट्स के अंदर था उतना ही डॉटर के अंदर है, उतना ही डॉटर सेल के अंदर है। ये रिपेयर में हेल्प करता है, सेल को रिपेयर करता है। तो सेल क्या होती है, रिपेयर होती है। अब रिपेयर कैसे होती है, मान लो जो आउटर वॉल ऑफ सेल यानी एपिडर्मिस और लाइनिंग गट ऑफ बॉडी और ब्लड सेल क्या होती है, जब ब्लड सेल हर 21, जैसे आरबीसी ले लो, हर 120 डेज पे नई आरबीसी बनती है। तो आउटर वॉल ऑफ सेल मतलब आउटर बॉडी वॉल, जैसे स्किन हो गई हमारी, एपिडर्मिस हो गया प्लांट के अंदर, और लाइनिंग गट यानी बॉडी के अंदर जो लाइनिंग होती है, जैसे स्किन होती है, ये स्किन मान लो, स्किन और आरबीसी मान लो ब्लड में, ये क्या होती है, दीज आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। ये जब डैमेज होती है, डेड होती है, तो लगातार ये रिप्लेस होती रहती है बाय न्यू सेल। तो न्यू सेल इन्हें क्या करती है, रिप्लेस करती है। जब भी आरबीसी हो गया यानी ब्लड सेल हो गया, लाइनिंग गट ऑफ द बॉडी और आउटर वॉल ऑफ सेल, ये एपिडर्मल, ये सारी सेल क्या होती है, बार बार रिप्लेस होती रहती है। हमारी स्किन है, डेड हो रही, डैमेज हो रही, तो रिप्लेस होती रहेगी, हर बार नई स्किन आती रहेगी। आरबीसी है, वो भी रिप्लेस है, वो भी होती रहेगी, और बॉडी वॉल। क्लियर है ये? नाउ लास्ट पॉइंट है इसका, रिप्रोडक्शन में कैसे, अमीबा आपने पढ़ा होगा, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जो होते हैं डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। यानी आप बोल सकते हो ये सारे क्या है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ रखा है ये जितने भी, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, ये डिवाइड करते हैं जैसे माइटोसिस द्वारा डिवाइड करते हैं। क्लियर है ये चीज़? एक नोट लिखवा देता हूँ इसमें मैं। नोट क्या है, देखो डिवीज़न जो होता है यानी माइटोसिस डिवीज़न, जो माइटोटिक डिवीज़न है वो होता है इन मेरिस्मेटिक सेल में। लाइक एपिकल टिश्यू, एपिकल जिसे एंड
कैम्बियम फॉर्मेशन जो होती है, ये क्या है? कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ ग्रोथ, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो माइटो डिवीजन इसमें होता है मेरिस्टेमेटिक सेल। जैसे मान लो ये है रूट, ये क्या है? सॉइल, और सॉइल के अंदर ये जो टिप दिख रही है ना, दिस इज टिप, यहाँ पे मेरिस्टेम होता है। इसी तरह मान लो ये सूट है, सूट पे ये जो टिप दिखाई दे रहा है, ये स्टेम हो गया, ये रूट हो गया। अब रूट की टिप पे देख सकते हो आप, रूट की टिप पे, शूट की टिप पर जो टिश्यू है वो कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक सेल वाला टिश्यू। अब इस पर माइटो डिवीजन होगा तो ये बेसिकली एपिकल पार्ट, टिप क्या है? एपिकल पार्ट, कैम्बियम फॉर्मेशन होगी, तो इससे जो मेरिस्टेम जो होगा, मेरिस्टेम में बार बार माइटोसिस होता रहता है, बार बार क्या होती है? ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। यानी मेरिस्टेम ऐसा टिश्यू है तो कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है, बार बार डिवाइड होता रहता है, बार बार डिवाइड होगा, इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो इस तरह माइटोसिस इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है? देखो, फर्स्ट चेक पॉइंट होते हैं, और साइक्लिन NCDK, सी का मतलब हो गया साइक्लिन, सी का मतलब क्या हो गया? साइक्लिन। डी का मतलब हो गया डिपेंडेंट, और के का मतलब हो गया काइनेज। ये इसके द्वारा यानी दो चीज़, साइक्लिन और CDK, बेसिकली ये किससे तो अंडर में आते हैं? ये कैसे बनते हैं? जीन एस्पिरेशन से, जीन एस्पिरेशन से, इसलिए जेनेटिकली बोलते हैं। यानी जेनेटिकली सेल का रेगुलेशन होता है सेल साइकिल का, यानी जीन एस्पिरेशन से साइक्लिन और CDK बनता है। ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं? ये दोनों प्रोटीन है जो है, ये दोनों क्या है? प्रोटीन हेल्प करते हैं सेल रेगुलेशन। तो पहले चेक पॉइंट कैसे सेल साइकिल को रेगुलेट करता है समझते हैं। तो दे आर टू वेज, एक तो चेक पॉइंट, दूसरा साइक्लिन और CDK। आप देखो ये स्टेज है, यहाँ पर ये फेज M फेज है, M फेज है। ये स्टेज आपको दिखाई दे रही है G1 S G2, और ये स्टेज दिखाई दे रही है आपको G0। अब बताता हूँ, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज चेक पॉइंट। क्या ये? G1 चेक पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? G1 चेक पॉइंट। चेक पॉइंट का मतलब जानते हो ना, हमेशा हर बाउंड्री पे, आजकल आप जाओगे हर सिटी की बाउंड्री पे चेक पॉइंट है। पुलिस क्या कर रही है? अलाउ नहीं कर रही बॉर्डर से बाहर के लोगों को आने और जाने के लिए, उसे चेक पॉइंट बोलते हैं। जहाँ पे चेकिंग होती है तब जाके अलाउ किया जाता है, इसे चेक पॉइंट कहते हैं। इसी तरह ये फर्स्ट चेक पॉइंट हो गया, दूसरा चेक पॉइंट देखो, ये इसे हम G2 चेक पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? G2 चेक पॉइंट। तीसरा चेक पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेटाफेज में, मेटाफेज चेक पॉइंट। तो आपको 3 चेक पॉइंट मिल गए। फर्स्ट G1 चेक पॉइंट, सेकंड G2 चेक पॉइंट, थर्ड मेटाफेज चेक पॉइंट। 3 चेक पॉइंट है, आप देख सकते हो। पहला G1 चेक पॉइंट है, दूसरा G2 चेक पॉइंट है, तीसरा मेटाफेज चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट का मतलब क्या है? चेक करना कि प्रोसेस हुआ कि नहीं। जैसे G1 से पहले, G1 में क्या क्या होता है? G1 में होता था सेल साइज बड़ा कि नहीं बड़ा, और इसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर जैसे RNA
सब बना कि नहीं बना, ग्रोथ फैक्टर हो गया, यानी जीवन के अंदर क्या क्या होता था, सेल साइज बना कि नहीं, ग्रोथ फैक्टर है कि नहीं, प्रोटीन बना कि नहीं बना, और तो ये चीज़ें, और डीएनए डैमेज तो नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पे, जब जीवन के अंदर देखा जाता है सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन क्या अमाइनो एसिड बने कि नहीं, अमाइनो एसिड, प्रोटीन बना नहीं बना, आरएनए बना है कि नहीं, सेल साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, डीएनए डैमेज है तो क्या करेगा, इसे रोक देगा। यदि सब कुछ ओके है, जैसे मान लो सब कुछ ओके है, तब जाके ये जीवन से ये एस फेज में जाएगा। यदि सब कुछ ओके है तभी ये जीवन से एस फेज में जाएगा। जीवन चेक पॉइंट क्या कर रहा है, वो जीवन से सीधा एस फेज में भेज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है ये चेक पॉइंट, पहले तो सेल का साइज देख रहा है, सेल का साइज बढ़ गया, ओके, ग्रोथ फैक्टर यानी आरएनए ये सब बन गए, तीनों टाइप के आरएनए, प्रोटीन बन गया, हिस्टोन का अमाइनो एसिड बन गया, डीएनए डैमेज तो नहीं है। यदि डीएनए डैमेज है तो क्या होगा, उसे भेज दिया जाएगा दोबारा रिपेयर के लिए। डीएनए यदि ओके है देन उसे जीवन से एस में भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो चेक पहला जीवन चेक पॉइंट ये काम करता है। नाउ G2 चेक पॉइंट क्या करता है, G2 चेक पॉइंट, तो G2 चेक पॉइंट काम क्या करेगा, ये डीएनए रेप्लिकेशन चेक करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल की ग्रोथ, यानी सेल का साइज दोबारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यदि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, सेल ग्रोथ हो गया, जैसे अब वो क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे सेल आई, सेल आ गई, अब सेल के जैसे ही जो सेल आई इस स्टेज में, तो क्या हुआ, G2 में उस सेल के अंदर देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन है कि नहीं, सेल ग्रोथ हुई है, तो क्या करेगा, G2 चेक पॉइंट जो होगा उसे G2 से कहाँ भेज देगा, एम फेज में ट्रांजिशन कर देगा। कहाँ, G2 से एम फेज में। तो पहला आप देख सकते हो G1 से S, यानी G1 चेक पॉइंट G1 से S में ट्रांजिट कर रहा है, ये सब चेक करने के बाद। और जो G2 चेक पॉइंट है वो डीएनए रेप्लिकेशन चेक कर रहा है और सेल ग्रोथ। उसके बाद आता है तीसरा चेक पॉइंट, ये क्या करता है, ये जो है चेक करता है जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच है ना किससे, टू क्रोमोसोम से। कहाँ पे, नाम से पता चल रहा है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से, यानी चेक कर रहा है कि स्पिंडल फाइबर, यानी जैसे स्पिंडल फाइबर होती है ना, ये क्रोमोसोम से अटैच तो है ना, तो ये चेक करता है। यानी जैसे क्रोमोसोम है तो ये जो मेटाफेज चेक पॉइंट है, ये मेटाफेज चेक पॉइंट क्या चेक करेगा कि स्पिंडल फाइबर, यानी ये स्पिंडल फाइबर जो है इस क्रोमोसोम से अटैच है कि नहीं, यानी क्रोमोसोम से अटैच है तो इसे ये भेज देगा एम से डिवाइड, ये एम फेज से आगे डिवाइड करने के लिए, यानी सीधा 2 सेल डिवाइड करवा देगा, एम से सीधा डिवाइड करवा देगा 2, एम फेज से आगे जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें भेज देगा ताकि 2 सेल में डिवाइड हो जाए। तो देयर आर 3 चेक पॉइंट, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और मेटाफेज चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट क्या करते हैं, चेक करते हैं हर स्टेज पर। जैसे G1 में चेक किया कि प्रोटीन बन गया, यानी ग्रोथ फैक्टर आरएनए बन गया, सेल साइज बन गया, सेल साइज बढ़ गया, यानी सब कुछ ओके, डीएनए डैमेज नहीं है, तो इसे एस पे ट्रांजिट कर देगा। कौन सा, G1 चेक पॉइंट। फिर उस G2 में आएगा, सब कुछ ओके देखेगा, यानी सेल ग्रोथ हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है, तो इसे एम फेज में देगा। अब एम फेज में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच है, तभी वो मेटाफेज के बाद जाएगा। मेटाफेज के बाद जाएगा वो कहाँ पर, अगली स्टेज में। यहाँ पे मेटाफेज प्रोमोटिन कॉम्प्लेक्स हेल्प करते हैं उसे एनाफेज में जाने के लिए। मेटाफेज प्रोमोटिन कॉम्प्लेक्स, इंपॉर्टेंट नोट, मेटाफेज से यदि एनाफेज में जाना है तो मेटाफेज प्रोमोटिन कॉम्प्लेक्स हेल्प करेंगे। इस तरह इनके अंदर रेगुलेशन होता है, ये चेक पॉइंट द्वारा। दूसरा रेगुलेशन प्रोटीन द्वारा। दूसरा रेगुलेशन बाय प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसे बनते हैं, जीन एस्पिरेशन द्वारा। कैसे बनते हैं ये,
जीन एक्सप्रेशन, इसे हम बाद में समझेंगे पर मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोटीन एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, जीन जो है वो डीएनए है, वो आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इस तरह एंजाइम बनता है। तो यहाँ पे एक प्रोटीन होता है साइक्लिन और सीडीके। साइक्लिन और सीडीके जब बाउंड होंगे तब क्या करेंगे, ये दोनों काइनेज को एक्टिवेट करेंगे। किसको एक्टिवेट करेंगे? काइनेज को, जिससे क्या होगा, सेल G1 से S फेज में जाएगी। साइक्लिन प्रोटीन जो होता है बेसिकली क्या होता है, जैसे ही सीडीके मान लो, ये क्या है सीडीके, अब यहाँ पे क्या हुआ, साइक्लिन जुड़ गया, साइक्लिन ये क्या, ये साइक्लिन हो गया और ये सीडीके यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जुड़ गया, जिससे क्या बना, ये बन गया काइनेज प्रोटीन। क्या बन गया? काइनेज प्रोटीन। ये काइनेज प्रोटीन क्या करेगा, यानी G1 से S फेज में भेजेगा। इसी तरह साइक्लिन और CDK2 जैसे ये बना रहा हूँ मैं CDK2 और ये साइक्लिन जब बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करेंगे, मेटाफेज से एनाफेज में भेजेंगे, एनाफेज में। तो इस तरह रेगुलेशन होता है, यानी साइक्लिन अब दोबारा CDK2 से बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करेगा, मेटाफेज से इसे एनाफेज में भेजेगा। इस तरह रेगुलेशन होता है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, और नेक्स्ट क्लास में हम रीजन समझेंगे माइटोसिस का, क्या रीजन होता है, और स्टार्ट करेंगे मियोसिस। तो आज देखेंगे हम क्वेश्चन ऑफ द डे में। इसी क्वेश्चन ऑफ द डे से मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट बताऊंगा। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी mitosis required to form 4 सेल। 4 सेल बनाने के लिए कितने माइटोसिस चाहिए? देखो ध्यान से, ये 8 सेल थी, 8 सेल थी, अब ये 8 से 2 में डिवाइड हो रही, अब 2 से ये डिवाइड हो गई, 4 में। तो आपको बताना है, जैसे ये 8 सेल थी, 8 से 2 में डिवाइड हुई और 2 से 4 में डिवाइड हो गई ना। तो ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी माइटोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 4 सेल। देयर इज अ फार्मूला। यहाँ पे क्या होता है, एक फार्मूला होता है n-1, यानी जित नंबर ऑफ माइटोसिस फाइंड करना हो तो क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ माइटोसिस फाइंड करना हो तो n-1 यूज़ करते हैं। अब इसमें n क्या है, इसमें n है, इसमें n क्या है, n बेसिकली इसके अंदर फॉर्मिंग सेल, यानी जितनी डॉटर सेल बनी है, जितनी डॉटर सेल फॉर्म हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, बताना है हाउ मेनी माइटोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 4 सेल, कितने माइटोसिस चाहिए होंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू।